चलो बेटा देखते हैं, हम ही देखेंगे बेटा मानव शरीर की संगठन। मानव शरीर की संगठन कहने का मतलब यह होता है कि जो मानव का शरीर बना है वह कैसे कंबाइंड हुआ है, कैसे जुड़ जुड़ के पूरा बना हुआ है। राइट बेटा, यह देखेंगे। तो देखेंगे मानव शरीर की संगठन की में देखेंगे बेटा, जो हमारा शरीर होते हैं वह निम्न ऑर्गन से मिलके क्या होते हैं, बने होते हैं। कैसे बने होते हैं, ध्यान दो। हमारा जो बॉडी होती है एकदम मकान की तरह बनी होती है, एक फोर व्हीलर की तरह बनी होती है, एक टू व्हीलर की तरह बनी होती है, एक फैक्ट्री की तरह बनी होती है और एक कंपनी की तरह बनी होती है। अब तुम कहोगे अबे हमारा शरीर जो होते हैं एक मकान की तरह कैसे बन सकते हैं, एक फोर व्हीलर की तरह कैसे बन सकते हैं, एक टू व्हीलर की तरह कैसे बन सकते हैं, एक कंपनी की तरह कैसे बन सकते हैं, एक फैक्ट्री की तरह कैसे बन सकते हैं। बने ही नहीं बेटा, उसी की तरह चलते भी हैं। अब कैसे चलते हैं तो ध्यान दो बेटा, सबसे देखते हैं कैसे बनते हैं फिर दिखाते हैं कैसे चल रहे हैं बेटा। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह होती है कोशिका। क्या होती है बेटा, कोशिका होती है। देखो कई कोशिका, ढेर सारी कोशिका मिलते हैं तो एक ऊतक बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा, ऊतक बनते हैं। और कई ऊतक मिलते हैं तो एक अंग बनता है, और कई अंग मिलते हैं तो एक तंत्र बनता है, और कई तंत्र मिलते हैं तो एक जीव शरीर बनता है। क्या बनता है बेटा, जीव शरीर बनता है ना बेटा। देखो कोशिका को हम कहते हैं सेल। क्या कहते हैं बेटा, सेल कहते हैं। और ऊतक को कहते हैं टिश्यू। क्या कहेंगे बेटा, टिश्यू कहते हैं। अंग को हम कहते हैं आर्गन। क्या कहते हैं बेटा जी, आर्गन्स। और इसे हम कहते हैं सिस्टम। क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। और इसे हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म। राइट। अब देखो कैसे बने होते हैं, कई कोशिका मिलता है तो एक ऊतक बनता है, कई कोशिका मिलते हैं तो एक ऊतक बनते हैं, और कई ऊतक मिलते हैं तो एक अंग बनते हैं, और कई अंग मिलते हैं तो एक तंत्र बनता है, और कई तंत्र मिलते हैं तो एक जीव शरीर बन के क्या होता है, कंप्लीट होता है। राइट। कई कोशिका मिलते हैं तो एक ऊतक बनता है, कई ऊतक मिलते हैं तो एक अंग बनता है, और कई अंग मिलते हैं तो एक तंत्र बनता है, और कई तंत्र मिलते हैं तो हमारा शरीर बन के कंप्लीट होता है। तंत्र की यदि बात करें तो मुख्य रूप से 7 तंत्र होते हैं। कितने तंत्र होते हैं बेटा, 7 तंत्र होते हैं जिसके पर हमारा शरीर क्या होता है, आधारित होते हैं। होते तो बहुत सारे तंत्र हैं लेकिन मुख्य रूप से 7 तंत्र होते हैं। वो कौन कौन होते हैं बाद में बात करेंगे बेटा, है ना। देखो अब हम बताएं कि हमारा शरीर जो होती है एक मकान की तरह बनी होती है, एक फैक्ट्री की तरह बनी होती है, एक टू व्हीलर की तरह बनी होती है, एक फोर व्हीलर की तरह बनी होती है, एक कंपनी की तरह बनी होती है। तो कैसे बनी होती है तो ध्यान दो बेटा। हाँ, मकान कैसे बना होता है, कई मिट्टी के धूल कण मिलते हैं तो एक ईंट बनता है, कई मिट्टी के धूल कण मिलते हैं तो एक ईंट बनते हैं, और कई ईंट मिलते हैं तो एक दीवार बनता है, और कई दीवार मिलते हैं तो एक रूम बनता है, और कई रूम मिलता है तो एक मकान बनता है ना बेटा। मकान कैसे बनते हैं, कई धूल कण मिलते हैं तो एक ईंट बनते हैं, और कई ईंट मिलते हैं तो एक दीवार बनता है, और कई दीवार मिलते हैं तो एक रूम बनता है, और कई रूम मिलते हैं तो एक मकान बनता है। तो बताओ मेरी बॉडी जो होती है एकदम मकान की तरह बनी होती है कि नहीं, बनी होती है ना बेटा। उसी की तरह अब लगी बात है कि हमारा जो शरीर होते हैं वो एक फोर व्हीलर की तरह कैसे बनी होती है, बिल्कुल उसी की तरह बनी होती है। कैसे बनी है तो ध्यान दो बेटा। जैसे एग्जांपल की यदि बात करें तो आप फोर व्हीलर बनते हुए देखे नहीं हो बेटा, टू व्हीलर बनते हुए देखे हो नहीं, साइकिल बनते हुए देखे होगे। साइकिल कैसे बनती है बेटा, एक साइकिल जब लेने हम जाते हैं तो एक साइकिल तो कसा कसा रखा होता है बेटा, है ना। और एक साइकिल यदि लेना चाहोगे तो कहोगे नहीं हमें ऐसा साइकिल नहीं चाहिए, रेडीमेड नहीं चाहिए, हमें हमारे सामने बना के दो। क्या करो, बना के दो बेटा। तो एक साइकिल को क्या करता है, बनाना है तो बनाने में उसको लगता है 2.5 से 3 घंटे। कितने घंटे लगते हैं, 2.5 से 3 घंटे ना। उसका हैंडल कहीं और रहता है बेटा, है ना। नई साइकिल जाओगे कहोगे हमको कस को दे, जब वो कस के देगा तो उसका हैंडल कहीं और रहता है, पॉडल कहीं और रहता है, उसका रिन कहीं और रहता है, टायर कहीं और रहता है, ट्यूब कहीं और रहता है, हर चीज अलग अलग रहती है। वो क्या करता है बेटा, हंडी लेके आता है, रिंग लेके आता है, उसका मोटर गार्ड लेके आता है बेटा, धुर्रा लेके आता है, बैरिंग लेके आता है, रिंच और बोल्ट लेता है बेटा, उसको कसता है ना। एक कसने के बाद 2.5 से 3 घंटा लगता है, वो पूरा साइकिल कस के आपको क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। राइट बेटा। एक साइकिल कसने में कितने टाइम लगा बेटा,
2.5 से 3 घंटा लगा। उसी तरह बेटा हमारा बॉडी जो होते हैं इसके आर्गन्स भी अलग अलग होते हैं बेटा। भगवान क्या करता है, माँ के पेट में यानी गर्भ में एक शरीर को बनाने में, कसने में 9th मंथ लगा देता है। कितने लगता है? 9th मंथ लगता है, यानी 9 महीने लग जाता है बेटा ना। अब वो भी क्या करता है, रिंच बेल्ट लाता है बेटा, आँख की जगह आँख सेट करता है, मुंह की जगह मुंह सेट करता है, नाक की जगह नाक सेट करता है, हाथ यहाँ पे लगाता है बेटा, है ना, हर सिस्टम सेट कर देता है। राइट बेटा, देखो यहाँ पे देखो बेटा बैरिंग सेट हुई है, क्या है, बैरिंग सेट है बेटा, यहाँ पे क्या है, बैरिंग है, तभी तो मुड़ रहा है बेटा, है ना, कोई दिक्कत। अब यह जो हमारी स्टीयरिंग है, क्या है, स्टीयरिंग है, तब तभी तो घूम रहा है बेटा, राइट ना, जैसे हैंडल में होता है ना स्टीयरिंग, इधर उधर घुमा सकते हैं, यहाँ पे भी स्टीयरिंग है, यहाँ पे भी स्टीयरिंग है, देखो घूम रहा है कि नहीं, तो ये स्टीयरिंग का कार्य करता है ना। तो बताओ मेरी बॉडी जो होती है एकदम 4 व्हीलर 2 व्हीलर की तरह बनी है कि नहीं, बनी है ना। बस फर्क इतना ही है कि एक साइकिल को बनाने में कितना टाइम लगता है, 2.5 से 3 घंटे, और मेरे बॉडी को बनाने में कितना टाइम लग जाता है, 9th मंथ लगता है। चलता भी उसी की तरह है। अब कैसे चलता है, जैसे बताओ बेटा कोई 4 व्हीलर 2 व्हीलर है तो उसमें हमने पेट्रोल या डीजल डालते हैं तब वो जाता है ना। बिना तेल और पेट्रोल डाले हुए कोई गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है क्या, नहीं ना जा सकती है। उसको तेल और पेट्रोल डालते हैं बेटा उसमें, तो उसको मिलती है एनर्जी, क्या मिलती है, एनर्जी। और जब एनर्जी मिलती है तो वो चलना क्या कर देता है, स्टार्ट करता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाना क्या कर देता है बेटा, स्टार्ट कर देता है। ठीक उसी तरह बेटा हम भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, जब हम भोजन करते हैं पानी पीते हैं तो वहां से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, और हम काम करना, बोलना, चलना, घूमना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। आप ही यदि ये बेटा 2 1 दिन खाना मत खाओ, आपके पास एनर्जी रहेगी, नहीं ना एनर्जी रहेगी। एनर्जी नहीं रहेगी तो आप कोई काम भी नहीं कर पाओगे, आलसपन आएगा, खाली सोने का मन करेगा कभी सो जाए, राइट है ना बेटा जी। उसी तरह बेटा बस फर्क इतना ही है, एनर्जी से हम भी चलते हैं, एनर्जी से 4 व्हीलर ही चलती है। बस 4 व्हीलर को पेट्रोल और डीजल से एनर्जी मिलती है, हमें फूड मटेरियल से एनर्जी मिलती है, राइट बेटा, कोई दिक्कत, इतनी बात समझ में आ रही है ना। तो हमारा बॉडी जो होता है एकदम मकान की तरह बना होता है, एक 2 व्हीलर की तरह बना होता है, एक 4 व्हीलर की तरह बना होता है बेटा, चलता भी उसी की तरह है, कंफर्म बेटा, कोई दिक्कत। आप देखेंगे बेटा इतनी बातें समझ में आ रही है ना। जनन जीव किसे कहते हैं बेटा, तो जिसमें जान पाया जाता है, जो चल सकता है, बोल सकता है, जो सांस ले सकता है बेटा, उसे हम जीव कहते हैं। मैं कहने का मतलब उसी के अंदर, जनन कहने का मतलब होते हैं बेटा अपने जैसा संतान पैदा करना, राइट बेटा। यानी इस पूरे चैप्टर में हमें यही देखना है कि कोई जीव होते बेटा, जैसे कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, मुर्गा, मुर्गी, शेर, बकरी, नेवला, सब्जिया, भिंडी, भिंडा, करेली, करेला, लईकी, लेका, जितने भी जीव दुनिया में पाए जाते हैं, सभी जीव जो होते हैं वो अपने जैसा संतान कैसे पैदा कर लेते है ना बेटा। कौन से जीव कैसे बच्चा पैदा करते हैं, मानव कैसे करता है, पशु कैसे करते हैं, पेड़ पौधे कैसे अपने जैसा संतान उत्पन्न करते हैं, यह हमें इस पूरे चैप्टर में देखना है, राइट बेटा, कोई दिक्कत। तो इसमें पहली हेडिंग ही हमारी है जनन। पहली हेडिंग क्या है बेटा, जनन। जनन कहने का मतलब होते हैं रिप्रोडक्शन, क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन। अब ये जनन क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, तो ध्यान दो, जीवों में अपने जैसा संतान पैदा करना ही क्या कहलाता है बेटा, जनन कहलाता है, कंफर्म बेटा। जैसे बेटा सभी जीव अपने जैसा संतान पैदा करते हैं, जैसे मानव जो होते हैं वो अपने जैसा संतान पैदा करता है बेटा, कुत्ते जो होते हैं वो अपने जैसा संतान पैदा करते हैं, बिल्ली जो होता है वो अपने जैसा संतान पैदा करता है, आम के सीड से आम का पौधा निकलता है, नीम के सीड से नीम का पौधा निकलता है, तो हर एक जीव अपने जैसा संतान उत्पन्न कर रहे हैं, कंफर्म बेटा। अब ये तो नहीं है बेटा कोई मानव है वो हाथी पैदा कर दिया, कोई हाथी है वो कुत्ता पैदा कर दिया, है ना, कोई बिल्ली है वो मुर्गा पैदा कर दिया, ऐसा नहीं ना बेटा, वो दूसरे के जैसा नहीं, अपने जैसा संतान पैदा करते हैं, और अपने जैसा संतान पैदा करना ही क्या कहलाता है बेटा, जनन कहलाता है या प्रजनन कहलाता है, राइट, कोई दिक्कत बेटा। अब देखो बेटा जो जनन होते हैं यह 2 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो अगली हेडिंग होगा बेटा जनन के प्रकार, है ना बेटा, जिसे कहते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी जनन के प्रकार। तो बेटा जनन 2 प्रकार के होते हैं, जनन 2
जनन दो प्रकार के होते हैं। राइट, कोई दिक्कत बेटा? अब हम देखेंगे जनन दो प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से जनन होते हैं। कंफर्म बेटा? देखो, जनन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है लैंगिक जनन, है ना बेटा? और जो दूसरा होते हैं वह होते हैं अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन को हम कहते हैं बेटा जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे हम कहते हैं बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कंफर्म बेटा? पहला क्या होता है लैंगिक जनन जिसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होते हैं अलैंगिक जनन जिसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कंफर्म बेटा? अब हम देखेंगे बेटा लैंगिक जनन किसे कहते हैं, फिर देखेंगे अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। कंफर्म? कोई दिक्कत बेटा? देखो, पहले लैंगिक जनन देखेंगे, अलैंगिक जनन को इरेज कर देते हैं। कंफर्म बेटा? कोई दिक्कत? देखो, लैंगिक जनन किसे कहते हैं तो ध्यान दो बेटा, वे जनन, क्या बेटा? वे जनन जिसमें, पहला बात बताएंगे, वे जनन जिसमें नर एवं मादा, नर एवं मादा एक ही शरीर में हो। कहां पे हो बेटा? सॉरी, वे जनन जिसमें नर एवं मादा अलग अलग शरीर में हो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? वे जनन जिसमें नर एवं मादा दोनों अलग अलग शरीर में हो तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अलग अलग, दो बार बेटा। कंफर्म बेटा? दूसरी बात यह बताएंगे, लैंगिक जनन में दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। कंफर्म बेटा? तीसरी बात यह देखेंगे, इधर देखो फिर बाद में समझाएंगे ना बेटा। तीसरी बात यह बताएंगे, लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान, लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान समान नहीं होते हैं। हु बहु, ये बहु पतोय वाला बहु मत समझ जाना बेटा, है ना बेटा? ये लैंगिक जनन वाला है ना बेटा? अब देखो हमने क्या बताया, वे जनन या फिर लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान अपने जनक के हु बहु कहने का मतलब एकदम डिट्टो क्लीन, है ना बेटा? हु बहु समान नहीं होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। अब इसका मतलब समझो बेटा, है ना? देखो, लैंगिक जनन जो होते हैं यह किसमें होते हैं तो ध्यान दो बेटा, लैंगिक जनन किसे कहते हैं तो ध्यान दो, लैंगिक जनन जो होते हैं बेटा यह मानव एवं पशु, मानव एवं पशु में कौन सा जनन होते हैं? लैंगिक जनन होते हैं। कंफर्म? मानव और पशु में कौन सा जनन होते हैं? लैंगिक जनन होते हैं। अब हम देखेंगे बेटा लैंगिक जनन जो होते हैं वो कैसे होते हैं। ये सब बातें समझ में आ रहा है ना? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती है बेटा आप लोग को, है ना? कोई दिक्कत है क्या? यहां तक बातें समझ में आ रही है ना? हाँ, तो अब हम देखेंगे बेटा कि जो लैंगिक जनन होते हैं वह कैसे होते हैं, है ना? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बेटा। बैठ जाओ बेटा, गुड मॉर्निंग। हाँ,
देखो लैंगिक जनन जो होते हैं वो कहाँ होते हैं बेटा, तो इसका एग्जाम्पल है मानव और मानव एवं पशु। मानव और पशु में कौन सा जनन होते हैं, लैंगिक जनन होते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है ना बेटा। देखो मानव और पशु में कैसे जनन होते हैं वो देखेंगे बेटा। देखो मानव में कैसे होते हैं, मान लो यह कोई नर है, क्या बेटा, कोई नर होते हैं और इसका क्रॉस कराते हैं बेटा सेकेंड, यह मानव है, सॉरी मादा है, क्या है, मादा है। कंफर्म बेटा, ये नर है और ये क्या है, मादा है। देखो जब नर बेटा यह 15 से 18 वर्ष के होते हैं, यानी 15 से 18 वर्ष के होते हैं, तो इनके शरीर के अंदर एक विभाजन होता है। क्या होता है, एक विभाजन होता है जिसे हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। इसके शरीर में एक विभाजन होगा जिसे हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। क्या कहेंगे बेटा, अर्धसूत्री विभाजन। जब नर 15 वर्ष के आगे का जाता है तो इसके शरीर में एक विभाजन होता है जिसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होगा बेटा तो इसके शरीर में एक नया युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा, जिसे हम कहते हैं नर युग्मक। क्या कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं, या फिर शुक्राणु कहते हैं, या फिर स्पर्म कहते हैं। कंफर्म। जो मादा होती है यह 12 से हाँ यह 12 से 15 वर्ष की होती है बेटा। किसी किसी बुक में 14 दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12 ही एवरेज बताया गया है। जब कोई मादा 12 से 15 वर्ष की होती है तो इसके शरीर के अंदर भी एक विभाजन होता है जिसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, है ना। यह क्या होती है अभी बात करेंगे अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। इसके शरीर में अर्धसूत्री विभाजन होता है और एक नया पदार्थ बनता है जिसे हम कहते हैं मादा युग्मक। क्या कहेंगे बेटा, मादा युग्मक कहते हैं। नर के शरीर में नर युग्मक बना और मादा के शरीर में मादा युग्मक बन गए। कन्फर्म बेटा। यह नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में मिलते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है जिसे हम कहते हैं बेटा युग्मनज। क्या बनता है, युग्मनज बनते हैं। ये दोनों मिलेंगे तो एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसे हम युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मनज। और ये युग्मनज जो होते हैं वृद्धि करके भ्रूण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, भ्रूण बनाते हैं। और यही भ्रूण जो होते हैं 9th मंथ में जाते जाते क्या बना लेते हैं, संतान बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक संतान बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा जी, एक संतान बना लेते है। कंफर्म बेटा। देखो जो नर होते हैं इसके अंदर गुणसूत्र की यदि बात करें तो इसके अंदर पाया जाता है 46 और मादा के अंदर भी गुणसूत्र कितने होते हैं बेटा, 46 होते हैं। कंफर्म बेटा, कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा हमने अर्धसूत्री के बारे में बात करते हैं, यह होते क्या चीज़ है। जब तक यह नहीं देखेंगे तब तक इसमें कैसे कैसे डिवाइड होता है यह समझ में नहीं आएगा, है ना बेटा। देखो तो हमारे बॉडी में 2 विभाजन होते हैं। कितने होते हैं, विभाजन कहने का मतलब होते हैं टूटना। क्या होता है बेटा, टूटना होता है। हमारा पूरा बॉडी जो होते हैं उसमें 2 विभाजन होते हैं, एक समसूत्री विभाजन और दूसरा अर्धसूत्री विभाजन। पूरा शरीर हमारा जो होते हैं वह समसूत्री विभाजन द्वारा बने होते हैं। बस एक चीज छोड़ के, नर के शरीर में नर युग्मक जो होते हैं वह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बने होते हैं और मादा के शरीर में मादा युग्मक जो होते हैं वह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बने होते हैं। नहीं तो बाकी जितने भी ऑर्गन्स है बेटा सभी चीज किस विभाजन द्वारा बने होते हैं, समसूत्री विभाजन द्वारा बने होते हैं। अब यह समसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन होता क्या चीज है, ध्यान दो बेटा। जैसे मान लो बेटा यह कोई कोशिका है, क्या है, यह कोशिका, एक कोशिका यह भी है। कंफर्म बेटा। और कोशिका इसके अंदर गुणसूत्र मान लो 46 है, इसके अंदर भी गुणसूत्र कितने बेटा, 46, क्योंकि नर और मादा दोनों में गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं बेटा। यह है गुणसूत्र, यह दोनों इसका यह क्या है, गुण सूत्र है। क्या बेटा, गुणसूत्र है। कंफर्म बेटा। देखो एक कोशिका में होगा विभाजन, जब विभाजन होगा बेटा तो 1 से 2 कोशिका बनेगी। विभाजन टूटने को ही तो कहते हैं, एक कोशिका 2 कोशिका भैया इसमें विभाजन हुआ। देखो बेटा इसका यदि पूरा पूरा लक्षण आएगा, क्या बेटा, एक कोशिका का पूरा पूरा लक्षण यदि दूसरी कोशिकाओं में जाता है तो उसे हम कहेंगे समसूत्री विभाजन हो रहा है। कौन सा हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है। कंफर्म बेटा। मान लो इसमें भी विभाजन हुआ तो यहाँ पे भी तो 2 कोशिका बनेगा, एक कोशिका यहाँ पे एक कोशिका यहाँ पे। इसमें विभाजन हुआ तो इसमें आधा आया, 23 इसमें आया और 23 इसमें, तो इसमें देखो आधा आधा आया है ना बेटा। और जब आधा आधा आएगा तो हम कहेंगे कौन सा विभाजन है, अर्धसूत्री
विभाजन। देखो अर्ध कहने का मतलब आधा और सम कहने का मतलब समान, है ना। जब समान लक्षण आते हैं नई वाली कोशिकाओं में तो उसे हम कहते हैं समसूत्री विभाजन। यदि बेटा आधा आधा गुणसूत्र आते हैं तो उसे हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, है ना बेटा, जिसे हम मियोसिस और माइटोसिस कहते हैं। राइट बेटा। अब देखो इसमें हुआ है अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन है? अर्धसूत्री विभाजन है। और जब अर्धसूत्री है तो बताओ यहाँ पे कितने लक्षण आएंगे? पूरा आएगा कि आधा आधा? हाँ, तो यहाँ पे 46 है तो इसमें कितने आएंगे? 23 आएंगे। कंफर्म? इसमें भी हुआ अर्धसूत्री तो बताओ कितना आएगा? 23। आधा आएगा ना, क्योंकि इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन हुआ है तब मादा युग्मक बने हैं बेटा। अब समझाते हैं वहां पे। हमने लैंगिक जनन किसे कहते हैं? ध्यान दो बेटा। लैंगिक जनन वे जनन जिसमें नर एवं मादा दोनों अलग अलग शरीर में होते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन किसमें होते हैं? मानव और पशु में, ससुर में नहीं, पशु में होते हैं। कंफर्म? तो देखो इसमें नर है और यह मादा, तो बताओ ये नर अलग है मादा अलग, ये दोनों शरीर अलग अलग है ना बेटा। और जब अलग अलग शरीर रहेगा तो उसे हम कहेंगे कौन सा जनन हो रहा है? लैंगिक जनन हो रहा है। पशु में भी क्या होते हैं? नर अलग होता है और मादा अलग होते हैं, दोनों कंबाइंड करते हैं फिर एक नया संतान का निर्माण फॉर्मेशन कर लेते हैं। कंफर्म बेटा जी? जब नर और मादा दोनों अलग अलग रहेगा तो उसे कहेंगे लैंगिक जनन। कंफर्म? पहला बात समझ में आया? दूसरा बात बताए हैं लैंगिक जनन में दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। अब ये जनक कहने का मतलब क्या होते हैं? जनक कहने का मतलब होते हैं पेरेंट्स बेटा। क्या होते हैं? पेरेंट्स, यानी माँ बाप को ही जनक बोला जाता है साइंस में। कंफर्म? देखो तो बताओ ये लैंगिक जनन हो रहा है ना, ये लैंगिक जनन का एग्जाम्पल है। तो लैंगिक जनन में देखो नर अलग है और मादा अलग है, तो बताओ इसमें दोनों अलग है और विपरीत भी है। विपरीत कहने का मतलब होते हैं डिपोजिट, उल्टा, है ना बेटा। नर अलग है और मादा अलग है, तो है ना बेटा। दो विपरीत जनक की, यानी दो जनक की आवश्यकता होती है और दोनों क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। तो नर अलग है और मादा अलग है बेटा। दो जनक है और दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। कंफर्म? तो इसे हम कहेंगे लैंगिक जनन। दो बात समझ में आई? दूसरी बात समझ में आई? तीसरी बात बताए थे कि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान अपने जनक के हूबहू समान नहीं होते हैं। हु बहू कहने का मतलब क्या होते हैं? हु बहू कहने का मतलब एकदम डिट्टो समान नहीं होते, कुछ ना तो कुछ अंतर जरूर होगा, एकदम समान नहीं होगा, कुछ ना तो कुछ डिफरेंस पाया जाएगा। कंफर्म? देखो जैसे यहाँ पे क्या बेटा, नर में हुआ अर्धसूत्री विभाजन, नर युग्मक बना। मादा शरीर में हुआ अर्धसूत्री विभाजन, मादा युग्मक बने बेटा। दोनों मिला बेटा युग्मनज बना, युग्मनज से बना भ्रूण, अब भ्रूण से क्या बन गया? संतान। तो संतान में गुणसूत्र कितना होगा? देखो 23 गुणसूत्र इसके हैं और 23 गुणसूत्र इसके, या 23 और 23 या दोनों मिले हैं तो या संतान में कितने हो जाएंगे? फिर 46 गुणसूत्र हो जाएंगे बेटा। देखो यह संतान जो बना है यह मादा और नर के मिलने से बना है बेटा। अब बताओ यह जो संतान होते हैं यह हु बहू एकदम डिट्टो माँ बाप को नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते? ध्यान दो बेटा, क्योंकि संतान में आधा लक्षण तो माँ का आया है और आधा लक्षण बाप का आया है। तो बताओ बेटा यह बाप कोई और खून खानदान है और यह मादा जो है यह कोई और खून खानदान है ना बेटा। इसका खानदान और है और इसका खानदान क्या है? और है बेटा। इसके अंदर लक्षण कुछ और है, इसके लक्षण कुछ और लक्षण है बेटा। तो बताओ संतान में आधा लक्षण तो इसके हैं और आधा लक्षण इसके हैं, तो बताओ संतान पूरा पूरा माँ को पढ़ेगा क्या? पूरा पूरा बाप को पढ़ेगा क्या? नहीं पढ़ेगा, पूरा पूरा नहीं पढ़ेगा बेटा। इसलिए जो संतान होते हैं ये माँ से भी कुछ हटके होते हैं और बाप से भी कुछ हटके होते हैं। पूरा पूरा नहीं बाप को पढ़ेगा और पूरा पूरा नहीं माँ को पढ़ेगा। कंफर्म बेटा? तो लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान जो होते हैं वो अपने जनक के यानी माँ बाप के हूबहू डिट्टो समान नहीं होते हैं, कुछ ना तो कुछ अंतर आते हैं बेटा, उसमें होते हैं। कंफर्म? कोई प्रॉब्लम बेटा? इतनी बातें समझ में आ रही है? देखो अब हम पढ़ेंगे बेटा अलैंगिक जनन क्या होते हैं। इसको हटा दे, कोई दिक्कत? चलो अब हम देखेंगे बेटा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को हम कहेंगे बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो ध्यान दो बेटा, इसमें पहली बात यह बताएंगे, अलैंगिक जनन में नर एवं मादा दोनों एक ही शरीर में होते हैं, है ना। दूसरी बात यह बताएंगे, अलैंगिक जनन में केवल एक जनक की आवश्यकता पड़ती है। कंफर्म, एक जनक की आवश्यकता पड़ती है। तीसरी बात यह बताएंगे, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान अपने जनक के हूबहू समान होते हैं। हूबहू क्या होते हैं? समान होते हैं, है ना बेटा। कोई दिक्कत? जैसे एग्जाम्पल की यदि बात करें इसका बेटा, अलैंगिक जनन के जो एग्जाम्पल होते हैं बेटा, वो निम्न श्रेणी के जीव, क्या निम्न श्रेणी श्रेणी के निम्न श्रेणी के जीव किसे कहा जाता है? जैसे बेटा युगलीना, नाम सुने हो युगलीना, अभी बताएंगे बेटा, पैरा मीसियम एवं अमीबा। है ना बेटा। अब ये युगलीना, पैरामीशियम और अमीमा ये निम्न श्रेणी के जीव कहलाते हैं। निम्न श्रेणी कहने का मतलब छोटे स्तर के जीव कहलाते हैं बेटा, है ना बेटा। इन सभी में कौन सा जनन होते हैं? अलैंगिक जनन होते हैं। जैसे एग्जांपल बताओ बेटा। अच्छा, प्लांट का नाम सुना है ना बेटा, तो कुछ प्लांट में लैंगिक जनन भी होते हैं, कुछ प्लांट में अलैंगिक जनन भी होते हैं। देखो जैसे एग्जाम्पल की यदि बात करें बेटा, तो अलैंगिक जनन में नर एवं मादा दोनों कहाँ होते हैं बेटा? एक ही शरीर में होते हैं। जैसे प्लांट की ले लो बेटा, तो प्लांट जो होते हैं एक ही होते हैं ना बेटा, एक ही प्लांट होता है, उसी में नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों रहते हैं, और उनके सीड से एक नया पौधा क्या कर लेता है? बना लेता है ना। तो उसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों एक ही शरीर में है, और एक ही शरीर से यदि कोई संतान निकल रहा है तो उसे हम कहेंगे कौन सा जनन है? अलैंगिक जनन है। कौन सा जनन है? अलैंगिक जनन है। दूसरी बात बताएंगे, अलैंगिक जनन में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। अच्छा मान लो बेटा एक प्लांट है, कोई एक पौधा है, तो एक ही पौधा होता है, वो अकेला ही संतान बनाता है ना, अकेला संतान बनाता है, तो उसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। लेकिन मानव में क्या था? दो जनक था, एक नर था एक मादा, दोनों मिलते थे तब नया संतान बनाता था। लेकिन अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक होते हैं, और वह अकेला ही अपना संतान बना लेते हैं। कंफर्म? ऐसा नहीं ना कि इसमें भी दो जनक होते हैं। पीपर होता है, पिपराइन के पास जाता है, आजा हमें बच्चा पैदा करना है। महुआ है, महुआइन के पास जाता है, आजा हमें बच्चा पैदा करना है। ऐसी बात ना बेटा, केवल एक ही जनक होते हैं और वो अकेला ही संतान बना लेते हैं। कंफर्म बेटा। दूसरी बात यह बताएंगे, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान जो होते हैं वो अपने माँ बाप के हूबहू समान होते हैं, जिसे हम जिसे हम जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? पुंकज। क्या कहेंगे? पुंकज या क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकज या क्लोन कहते हैं। यह वर्ड याद कर लो बेटा, पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड में इसी साल, है ना। पुंकज किसे कहते हैं या क्लोन किसे कहते हैं ना बेटा? तो किसे कहते हैं? लैंगिक जनन में उत्पन्न संतान अपने जनक के हूबहू समान होते हैं, एकदम बिल्कुल समान होते हैं, जैसे माँ बाप होते हैं उसी की तरह एकदम बच्चा होता है, तो इसे हम कहते हैं पुंकज या फिर क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? देखो अलैंगिक जनन जो होते हैं, अलैंगिक जनन जो होते हैं बेटा, ये 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। जैसे हमने अगला हेडिंग बताएंगे बेटा, अलैंगिक जनन
अच्छा, इसको देख लो डिटेल से ना, आगे भी पढ़ेंगे, यहाँ पे भी देख लो। देखो ये जो यूग्लिना होते हैं इसके बारे में देखो बेटा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूग्लिना जो होते हैं ना बेटा, ये कई बार पूछा गया है। यूग्लिना, यूग्लिना जो होते हैं, पहली बात बताएंगे, यूग्लिना जो होते हैं बेटा, यह पपीते के आकार के होते हैं। कैसे होते हैं?